हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम इस वीडियो में कम्युनिटी इकोलॉजी या समुदाय पारिस्थितिकी के बारे में जानेंगे। एक ही वातावरण के प्राकृतिक आवास में पाए जाने वाले जीव, पौधे एवं प्राणियों का समूह जैविक समुदाय या बायोलॉजिकल कम्युनिटी कहलाता है। तो पहला सवाल यही है, व्हाट इज़ कम्युनिटी? कम्युनिटी ऑल्सो कॉल्ड एज बायोलॉजिकल कम्युनिटी, यानी कम्युनिटी शब्द जहाँ यूज हो रहा है उसका मतलब बायोलॉजिकल कम्युनिटी है। कम्युनिटी इज इक्विवेलेंट टू बायोलॉजिकल कम्युनिटी। ठीक है, कम्युनिटी को हम क्या कह सकते हैं? बायोलॉजिकल कम्युनिटी। सो इन बायोलॉजी एन इंटरेक्टिंग ग्रुप ऑफ वेरियस स्पीसीज इन ए कॉमन लोकेशन इज नॉन एज बायोलॉजिकल कम्युनिटी। तो कम्युनिटी को जब परिभाषित करेंगे तो हम दो चीज़ें देखेंगे। एक तो इंटरेक्टिव ग्रुप, किसका? बहुत सारी जातियों का। और एक क्षेत्र, कहाँ पर? एक क्षेत्र में। एक क्षेत्र में जो बहुत सारी जातियां रहती हैं उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन से उस कॉमन लोकेशन में बनी जो कम्युनिटी है उसी को ही बायोलॉजिकल कम्युनिटी कहते हैं। तो इसके जो की फीचर्स हैं वो दो हैं, एक तो सेवरल स्पीसीज होंगी और एक किसी निश्चित एरिया या क्षेत्र में वो रहेंगे। तो एक क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी जीवों का समूह जैविक समुदाय या बायोलॉजिकल कम्युनिटी कहलाता है। एक ही वातावरण के जो प्राकृतिक आवास होते हैं उसमें पौधे और प्राणी दोनों ही रहते हैं और ये एक समुदाय का निर्माण करते हैं। एक जैविक समुदाय में जीव सहनशीलता या टॉलरेंस दर्शाते हुए अन्योन्याश्रित जीवन जीते हुए ऊर्जा का उपयोग कर उसे स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। तो सामान्यतः सभी जीव जो एक क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं एक जैविक समुदाय बायोलॉजिकल कम्युनिटी का निर्माण करते हैं। बायोलॉजिकल कम्युनिटी को सेल्फोर्ड ने डिफाइन किया। उसने इसको असेंबलेज विद यूनिटी ऑफ टेक्सोनोमिक कंपोजिशन और एंड ए रिलेटिव यूनिफॉर्म अपीयरेंस के द्वारा दर्शाया। स्मिथ ने 1977 में जैविक समुदाय को परिभाषित करते हुए कहा कि प्राकृतिक अवस्था में, किसमें? प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले पौधों और प्राणियों का समूह जो एक ही वातावरण में रहते हैं तथा आपस में सहनशील और अन्योन्याश्रित होते हैं, ऊर्जा का लगातार स्थायीकरण करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। इस प्रकार जैविक समुदाय एक भौगोलिक तंत्र में रहने वाली भिन्न भिन्न जातियों की समष्टियों का स्थानीय संगठन होता है। ठीक है, ये तो आपके जो कम्युनिटी है उसकी परिभाषा हो गई। जो एक जैविक समुदाय होता है उसमें जीवों को एक दूसरे से लाभ या हानि तथा आपस में टॉलरेंस से इनकी एक जो सीमा है वो इंटीग्रेशन हो जाता है। ठीक है, एक समुदाय प्राथमिक रूप से देखें तो पादपों का बना होगा अथवा प्राथमिक रूप से जंतुओं का भी हो सकता है, लेकिन जो सामान्यता है जैविक समुदाय में पौधे और जंतु दोनों का ही समावेश होता है। एक जैविक समुदाय पूर्णतः आत्मनिर्भर होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है किसी समुदाय का। जो कम्युनिटी इकोलॉजी है, जब कम्युनिटी की इकोलॉजी का अध्ययन करते हैं तो सेल्फ सस्टेन होता है। ठीक है, एक जैविक समुदाय पूर्णतः कैसा होता है? आत्मनिर्भर होता है, सेल्फ सस्टेनेबल होता है। इसलिए जो समुदाय होती है उसमें 4 प्रकार के जीव पाए जाते हैं। किसी भी समुदाय में सामान्यतः 4 प्रकार के जीव
पाए जाते हैं। इसमें उत्पादक होंगे जो क्या होते हैं, हरे पादप या जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं या रासायनिक संश्लेषण करके अपना भोजन खुद बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। तो उसमें किसी भी जो कम्युनिटी है, कोई भी कम्युनिटी है, उसमें उत्पादक होंगे, उपभोक्ता होंगे और अपघटक होंगे। ठीक है। और दूसरे जो डिकम्पोजर्स हैं या फिर ट्रांसफॉर्मर हैं वो पाए जाते हैं। ट्रांसफॉर्मर जीव पाए जाएंगे। तो किसी भी जैव समुदाय में 4 प्रकार के सजीव होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, सर्वाहारी, विघटक या विघटकों के अलावा जिनको ट्रांसफॉर्मर भी कह देते हैं। तो इस तरह कोई भी जो कम्युनिटी है वो 4 प्रकार के सजीवों द्वारा या लिविंग के द्वारा बनी हुई होती है। आत्मनिर्भरता या सेल्फ सस्टेनेबिलिटी या संपूर्णता के आधार पर हम समुदाय को 2 प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है। समुदाय उसकी आत्मनिर्भरता या संपूर्णता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मुख्य समुदाय या मेजर कम्युनिटी। इस प्रकार के जो समुदाय होते हैं वो संपूर्ण या आत्मनिर्भर समुदाय होते हैं। ये किसी भी दूसरे पड़ोस के समुदाय पर किसी भी प्रकार से निर्भरता प्रदर्शित नहीं करते। तो जो मुख्य समुदाय हैं या मेजर जो कम्युनिटी है, ऐसे समुदाय जो पड़ोसी समुदाय पर निर्भर नहीं रहता, मुख्य समुदाय कहलाता है। इस प्रकार का समुदाय पूर्णतः आत्मनिर्भर या संपूर्ण होता है। जो दूसरा प्रकार है समुदाय का, उसको हम माइनर कम्युनिटी या गौण समुदाय कहते हैं। द्वितीय प्रकार के ये जो समुदाय हैं संपूर्ण या आत्मनिर्भर नहीं होते। ये जो मेजर टाइप के हैं ये संपूर्ण और आत्मनिर्भर होते हैं। ठीक है। और जो गौण समुदाय हैं वो आत्मनिर्भर और संपूर्ण नहीं होते। ये संपूर्ण और आत्मनिर्भर होंगे, जबकि ये संपूर्ण आत्मनिर्भर नहीं होंगे। ये संपूर्ण और आत्मनिर्भर होंगे, जबकि जो गौण समुदाय हैं वो संपूर्ण और आत्मनिर्भर नहीं होती। इसलिए ये हमेशा पड़ोसी समुदाय पर किसी न किसी रूप में आश्रित पाए जाते हैं। जो इस तरह से इन दोनों प्रकार के जो समुदाय हैं, इन दोनों प्रकार के दृष्टिकोणों से किसी भी समुदाय विशेष का अध्ययन किया जा सकता है। 2 प्रकार से किया जा सकता है। पहला, समुदाय में पाए जाने वाले वनस्पति वर्ग या जंतु वर्ग के जीवों के आधार पर, यानी उसमें जो वनस्पति वर्ग मिलता है उसके आधार पर एवं जंतु वर्ग के आधार पर अध्ययन किया जा सकता है। दूसरा, समुदाय द्वारा निश्चित और निर्धारित सीमा में उपस्थित आवास के आधार पर हम समुदाय का या कम्युनिटी का अध्ययन कर सकते हैं और इसी आधार पर समुदाय का वर्गीकरण भी किया जाता है। हर एक जो समुदाय है उसमें विशेष प्रकार के जीव अर्थात पादप जात जिसको फ्लोरा कहते हैं या प्राणी जात जिसे फौना कहते हैं पाए जाते हैं। इन समुदाय विशेष की जो प्रजातीय प्रतिस्पर्धा होती है, स्पीसीज कंपटीशन होता है, वो स्पेसिफिक टाइप का होता है, विशिष्ट प्रकार का होता है। इस विशिष्ट प्रतिस्पर्धा के कारण जो आसपास के समुदाय को इस समुदाय से अलग करता है। ठीक है। तो जो स्पेसिफिक
स्पीसीज कंपटीशन होता है उसके आधार पर समुदायों में डिफ्रेंसिएशन किया जा सकता है। हर एक समुदाय में प्रत्येक जो कम्युनिटी है उसमें एक प्रभावी प्रजाति होती है या प्रभावी कोई स्पीसीज होती है जिसे हम कीस्टोन स्पीसीज कहते हैं। इस प्रभावी प्रजाति के आधार पर समुदाय विशेष को अलग किया जा सकता है। इसके अलावा सबसे पहले हम देखते हैं, अब हम देखते हैं जो जैव समुदाय होते हैं, जो कम्युनिटी होती है उसके सामान्य लक्षण या सादा जनरल जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या हैं बायोटिक कम्युनिटी के। तो कोई भी बायोटिक कम्युनिटी है वो क्या है, पृथक पृथक जो भौगोलिक वातावरण में उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, जहाँ उसमें विशेष लक्षणों से इसकी पहचान की जाती है। जो सामान्य लक्षण होते हैं वो सभी समुदायों में पाए जाते हैं। उन्हीं सामान्य लक्षणों की हम पहले बात करते हैं। तो किसी भी जैव समुदाय के सामान्य लक्षण हैं सामुदायिक विविधता। पहला लक्षण क्या है, समुदाय विविधता या कम्युनिटी डाइवर्सिटी। कम्युनिटी डाइवर्सिटी का मतलब है कि एक जैविक समुदाय या एक बायोलॉजिकल जो कम्युनिटी है उसमें अलग अलग टैक्सोनोमिक ग्रुप्स के एनिमल और प्लांट्स बहुतायत में पाए जाते हैं। इसकी संख्या कम्युनिटी टू कम्युनिटी वेरी करती है। समुदाय विविधता या कम्युनिटी डाइवर्सिटी का मतलब है कि एक जैव समुदाय में अलग अलग वर्ग की समूह के प्राणी एवं पादप बहुतायत में पाए जाते हैं और इनकी संख्या भिन्न भिन्न होती है। जो सेकंड कैरेक्टर है वो है समुदाय प्रभाविता, कम्युनिटी डोमिनेंस। ठीक है, कम्युनिटी डोमिनेंस का मतलब क्या है, जो प्रत्येक जैव समुदाय है उसमें कुछ विशिष्ट प्राणी जात, फौना या वनस्पति जात जिसे फ्लोरा कहते हैं, अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण, प्रभावशाली तथा जीव संख्या घनत्व में अधिक होता है। इन्हें पारिस्थितिकी प्रबल कहते हैं। जैसे जो ग्रास बायोम है उनमें क्या है, ग्रास प्रबल है। जो घास जीवों में है उनमें घास प्रबल स्पीसीज होती है। तो इस तरह किसी समुदाय में कोई ना कोई प्रभाविता या कम्युनिटी डोमिनेंस पाई जाती है। जो तीसरा कॉमन कैरेक्टर है वो है स्ट्रेटिफिकेशन या समुदाय स्तरीकरण। जो जैविक समुदाय होते हैं, बायोलॉजिकल जो कम्युनिटी हैं, उनमें पारिस्थितिकी के अनुसार संस्तरण पाया जाता है, अर्थात विभिन्न पादप और प्राणी विभिन्न स्तरों के रूप में उपस्थित होते हैं। स्तरीकरण जो है सामान्य रूप से वर्टिकल होता है, उदग रूप में होता है। जैसे झीलों में जो स्तरीकरण है वो मुख्य रूप से क्षैतिज होता है। जैसे जो तटीय क्षेत्र हैं उनको क्या कहते हैं, लिटोरल जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, लिटोरल जोन कहते हैं। और जो जहाँ तक प्रकाश जाता है ना, जिसे प्रकाशित क्षेत्र कहते हैं, उसको लिम्नेटिक जोन कहते हैं। और जो अंधेरा हिस्सा होता है किसी झील का, उसको हम गंभीर तंत्र या प्रोफोंडल जोन्स कहते हैं। तो आप यहाँ देखोगे, आप ये आपका कोई झील है उसका एरिया है, तो इसमें जो ये हिस्सा है ये आपका क्या है, लिटोरल जोन है। और ये ओपन लिम्नेटिक जोन है जहाँ पर क्या प्रकाश है। यहाँ पर प्रकाश, इस एरिया में तो प्रकाश है, यहाँ प्रकाश धीमे धीमे क्या होता है, कम होता जाता है। और जो डेप्थ का पार्ट है ये क्या है, यूफोटिक जोन है। उसके नीचे जो एरिया होगा वो आपका प्रोफोंडल जोन कहलाता है। जो अगला लक्षण है किसी कम्युनिटी का वो है उसमें सामुदायिक आवर्तता। क्या है, सामुदायिक आवर्तता या कम्युनिटी पीरियोडिसिटी। ये क्या होती है, जो एक कम्युनिटी होती है उसके जीवों में होने वाले जो समयबद्ध परिवर्तन हैं, यानी समय के साथ
जो परिवर्तन होते हैं उसी को हम सामुदायिक आवर्तता या कम्युनिटी पीरियोडिसिटी कहते हैं। ये 3 प्रकार के हो सकते हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक दैनिक आवर्तता हो सकती है, या चंद्रीय आवर्तता हो सकती है, या मौसमी आवर्तता हो सकती है। तो समुदाय होता है उसमें आवर्तता पाई जाती है। अब इसमें यदि आप देखो, दैनिक आवर्तता किसे कहते हैं, या फिर चंद्रीय आवर्तता किसे कहते हैं, मौसमी आवर्तता किसे कहते हैं। जो दैनिक आवर्तता है इसको हम फोटो पीरियोडिसिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फोटो पीरियोडिसिटी कहते हैं, ठीक है, या प्रकाश आवर्तता कहते हैं। दैनिक आवर्तता को ही फोटो पीरियोडिसिटी या फिर दैनिक आवर्तता कहते हैं। प्रकाश आवर्तता के कारण जीवों पर सूर्य के प्रकाश के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। सूर्य के प्रकाश का प्रभाव समस्त जीवों पर निश्चित रूप से पड़ता है। प्रकाश जंतु और वनस्पति वर्ग के जो जीव हैं उनके जनन को विशेष रूप से प्रभावित करता है। तो प्रकाशीय गतिविधियां जीवों के जीवन चक्र को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। चूंकि प्रकाश है वो दिन में ही प्रभावी होता है, इसलिए इसको हम दैनिक आवर्तता, डेली पेरियोडिसिटी भी कह देते हैं, ठीक है। तो प्रकृति में अधिकांशतः गतियां जो जीवों द्वारा की जाती हैं वो प्रकाश से सीधी संबंधित होती हैं। दूसरा ही चंद्रीय आवर्तता या लूनार पीरियोडिसिटी। चंद्रमा, पृथ्वी तथा सूर्य एक दूसरे के आकर्षण के प्रभाव में जुड़े चंद्रीय आवर्तता से सर्वाधिक जो प्रभावित होने वाला समुदाय है वो कौन सा समुदाय? समुद्रीय जीव होते हैं। यानी चंद्रीय आवर्तता का सबसे ज़्यादा प्रभाव समुद्रीय जीवों पर होता है। समुद्र में आने वाला जो ज्वार एवं भाटा है वो चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण आता है, इसलिए समुद्र में रहने वाले वनस्पति एवं जंतु वर्ग के जीवों को चंद्रीय आवर्तता बहुत अधिक प्रभावित करती है। जो तीसरी प्रकार की आवर्तता या मौसमी आवर्तता है जिसको सीजनल पीरियोडोसिटी कहते हैं, इसमें जो तापक्रम है, आर्द्रता है, वर्षा है, दैनिक प्रकाश का अंतराल है, पूर्णतः मौसम पर आधारित होते हैं और समय समय पर भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। इससे अर्थात मौसम से विभिन्न जंतु और जो पादप हैं उनके जीवन चक्र पर सीधा प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से प्राणी जो समुदाय में रहते हैं उनमें आवर्तता दर्शाते हैं। वो दैनिक आवर्तता हो सकती है, चंद्रीय आवर्तता हो सकती है, या मौसमी आवर्तता। जो पांचवा कम्युनिटी का लक्षण है वो है विचलन। पांचवा जो लक्षण है वो है विचलन। ये जो विचलन है, जो स्थायी समुदाय होते हैं उनमें भी कभी कभी विचलन देखने को मिलता है। इस प्रकार कभी कभी छोटे स्तर पर होने वाला परिवर्तन भी अपना व्यापक प्रभाव दर्शाते हैं। तो इस तरह से जो कम्युनिटी है उसमें विचलन। जो जैव समुदाय होते हैं उनमें पारस्परिक आश्रयता या अंतर्निर्भरता पाई जाती है। कम्युनिटी इंटरडिपेंडेंस पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कम्युनिटी इंटरडिपेंडेंस पाई जाती है, ठीक है। जैव सामुदायिक अंतर्निर्भरता को जैव सामुदायिक पारस्परिक आश्रयता भी कहा जाता है। प्रत्येक जैव समुदाय में अनेक प्रकार के छोटे बड़े जीव जंतु होते हैं जो उस समुदाय में तालमेल बिठाकर जीवन जीते हैं। यदि हम ऊपरी तौर से देखें तो जैव समुदाय का आधार
विभिन्न प्रकार के जो भौतिक और रासायनिक कारक हैं वो होते हैं, परंतु वस्तुतः सभी समुदायों के सदस्य रिप्रोडक्शन, फूड एवं सुरक्षा के लिए एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। इसे ही जैव सामुदायिक अंतर निर्भरता कहा जाता है। तो जैव समुदाय के जो सदस्य हैं उनकी आवश्यकता पूर्ति हेतु विशेषकर प्रजनन, भोजन और सुरक्षा सहयोग ही परस्पर सामुदायिक आश्रयता है। तो जो जैव समुदाय हैं उनमें 3 प्रकार की आश्रयता या अंतर निर्भरता पाई जाती है। पहली भोजन के लिए, दूसरी प्रजनन के लिए और तीसरी सुरक्षा के लिए। थैंक यू। अगले वीडियो में फिर हम अगले टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।